हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन में इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्र और इसका जो पठारी क्षेत्र है तथा उस पर आधारित आज तक जो भी प्रश्न बनते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों के आधार पर, चाहे वो केंद्र स्तर की परीक्षा हो या राज्य स्तर की परीक्षा हो, तो जो भी प्रश्न आज तक बनने की संभावना है या बने हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। चलिए तो बिना समय नुकसान किया देखते हैं इसको, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। तो अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। अब गंगा नदी, जो गंगा नदी है यह बिजनौर जिले में, किस जिले में? बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इलाहाबाद के पास जो कि यमुना नदी सहारनपुर से होकर के यूपी में प्रवेश करती है और मथुरा होते हुए आती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है और ये मिलने के बाद दोनों कहां चली जाती है? बिहार में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो गंगा नदी है और इधर जो यमुना नदी है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं गंगा यमुना द्वार क्षेत्र। और अब सबसे उत्तर में हम देखेंगे, सबसे उत्तर में जो ये जिसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं, भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र जो हिमालय के 4 पार्टों के बारे में बताया गया। जैसे 4 पार्ट कौन कौन से हैं? हिमालय के 4 पार्ट। तो सबसे पहले तो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद बृहद हिमालय के बाद लघु या मध्य हिमालय, फिर नीचे है शिवालिक हिमालय। नीचे कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भूभाग और इसके ऊपर है उत्तराखंड का निचला भूभाग। तो ये दोनों के सीमा को मिला लिया जाए तो ये किसके अंतर्गत आता है? शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो एक पतली पट्टी के रूप में ऐसे मान लिया जाए, इस प्रकार से पतली पट्टी के रूप में ये क्या है? भाबर वाला क्षेत्र सबसे ऊपर। और ये क्षेत्र कैसा है? कंकड़ पत्थर बालू, यानी कंकड़ पत्थर और बालू का क्षेत्र है, जहां कहीं कहीं नदियां विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि ये कंकड़ पत्थर है, ये ऊपर उठा हुआ भाग है और नदियां नीचे से आती हैं। तो नदियां जब नीचे से आती हैं तो पानी कंकड़ पत्थर के ऊपर तो जाएंगी नहीं, इसलिए कहीं कहीं लुप्त हो जाती हैं। अब तुरंत इस भाबर के नीचे है तराई वाला क्षेत्र, तुरंत यानी उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, लेकिन भाबर के लगा हुआ निचला भाग एक तराई वाला क्षेत्र है, जहां की धान और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। कौन सी कृषि होती है? धान और गन्ने की खेती तराई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होती है और यहाँ दलदली क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि जो भी मानसून बंगाली खाड़ी से उठता है तो इस जो ये पर्वत पहाड़ियां हैं यहाँ से टकरा करके पुनः इसी में वर्षा कराता है। अब वर्षा होने की वजह से यहाँ दलदली भूभाग या दलदली जमीनें पाई जाती हैं, जहाँ की पाताल तोड़ यानी तराई क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं। याद रखिएगा, पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तराई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तराई वाला क्षेत्र कहाँ है? भाबर क्षेत्र के नीचे। अब भाबर क्षेत्र के नीचे वाला क्षेत्र ये गंगा का मैदान कहलाता है, जहां की मिट्टी जोड़ मृदा है और उपजाऊ मृदा है। अब देखिएगा, अब जो गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है, गंगा का मैदान, तो गंगा की नदी का पानी हर समय या हर वर्ष माना जाए तो सभी जगह नहीं पहुंचता है। तो जहां प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, जो कि नवीन काप क्या कहलाता है? नवीन काप, जहां हर साल पानी पहुंचता है, उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं उसको? खादर मृदा बोलते हैं। जहां हर साल पानी पहुंचेगा क्या कहलाएगा? खादर। लेकिन ये तो खादर कहलाया। और जहां पानी नदी का या गंगा नदी का पानी बरसों पहले कभी गया था, 10, 5 साल या 20 साल पहले कभी गया था, उसको बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर, यानी यह अनुपजाऊ क्षेत्र होता है। जबकि खादर मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है और यहाँ नदियों का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता रहता है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे और प्रश्नों को देखेंगे हम, और क्या प्रश्न है इस पर। तो अब यमुना नदी का भी उद्गम हो गया सहारनपुर से और गंगा नदी का उद्गम हो गया बिजनौर से, तो तराई क्षेत्र हो गया। अब एक ही देखिएगा, यहाँ जो गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जैसा कि
उत्तर प्रदेश की दृष्टि देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में ज्यादा वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर क्षेत्र में होती है। और यदि कम की बात किया जाए तो सबसे कम मथुरा में होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? मथुरा में होती है। ये तो हो गया मथुरा। और ये गंगा का मैदान, गंगा यमुना द्वाब हो गया, भाबर क्षेत्र हो गया और तराई क्षेत्र हो गया। अब हम देखेंगे नीचे, तो नीचे चंबल नदी ये जाना पाव पहाड़ी मऊ से आती है। कहां से आती है? महू या मऊ, मध्य प्रदेश में जाना पाव पहाड़ी से, जो आगरा और इटावा की सीमा बनाती है। आगरा और इटावा की सीमा बनाती है। और इटावा में ही ये कहा मिल जाती है? जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ये तो हो गई चंबल नदी। अब इधर से हम देखेंगे सोन नदी। सोन नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ी जा रही है और इधर सोनभद्र होते हुए कहां चली जाती है? बिहार में चली जाती है। और कैमूर पर्वतमाला, कैमूर पर्वतमाला ये जो यमुना नदी है, कौन सी पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला? कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला ये जो सोन नदी है, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यानी यमुना नदी का जल इधर चला जाता है और सोन नदी का जल इधर चला जाता है। इन दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है कैमूर पहाड़ी। ठीक, और एक प्रश्न याद रखिएगा, सीधा उत्तर की तरफ आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी सोन है। जो दक्षिण से आती सीधा उत्तर की तरफ, वो कौन सी नदी है? सोन नदी है। अब ये तो हो गया नदियों का क्षेत्र। अब आगे देखिएगा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि 11 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में विस्तृत है? लगभग 11 जिलों में विस्तृत है, जो कि मध्य प्रदेश फंस करता है। लगभग उतने जिलों में विस्तृत है बुंदेलखंड का क्षेत्र। और बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र ये दोनों कहां पर मिलते हैं? ये दोनों मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, किस जिले में? आपको बताया गया ये सोनभद्र, सोनभद्र जिले के, हाँ सोनभद्र जिले का जो पार्ट है सोनभद्र, यानी कि ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र पूरा कहां तक चला जाता है? सोनभद्र तक। और सोनभद्र का उधर वाला पार्ट ये मिलाकर के क्या हो जाता है? ये मिलाकर के हो जाता है बघेलखंड का क्षेत्र। यानी कि बघेलखंड और बुंदेलखंड कहां पर मिलते हैं? सोनभद्र में मिलते हैं। ये तो हो गया बनावट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे प्रश्न कि अंगारा लैंड जो कि उत्तर प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। अब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या है, इसके विषय में हम देखेंगे। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या है? चलिए थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या है। आज के लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले, कितना मिलियन वर्ष पहले? 250 मिलियन वर्ष पहले हाँ ध्यान दीजिएगा, 250 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, 250 मिलियन वर्ष पहले कि ये पृथ्वी थी। 250 मिलियन वर्ष पहले ये पूरा जो भी आज आप देखते हैं महाद्वीपों में विभाजित हो गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप जैसा कि आप लोग जानते हैं एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये सब महाद्वीप पहले क्या थे? लगे हुए थे। ठीक, अब देखिएगा ये था यूरेशिया, 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 उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये है अफ्रीका, अफ्रीका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका, और ये आपका भारत है। ठीक, ये आपका भारत था। अब देखिएगा ये आपका भारत था जो कहां पर था? ये अफ्रीका से, इधर अंटार्कटिका से, इधर ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ था। लेकिन आने वाले समय में भूगर्भिक संरचना के फलस्वरूप, जैसा कि पृथ्वी में परिवर्तन हुआ, तमाम प्रकार के पर्वत बने, पहाड़ियां बनी, इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रियाएं संपन्न हुई। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये क्षेत्र ये था
पूरा ये जो क्षेत्र बचा हुआ है, ये जो क्षेत्र बचा हुआ है, इसको हम संपूर्ण जो जल वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, जल वाला क्षेत्र है, इसको कहा गया पैंथालासा। पैंथालासा, ठीक है, याद रखिएगा, पैंथालासा कहा गया जल वाले भूभाग को। अब इसी पैंथालासा से वर्तमान समय में क्या बन गया है, प्रशांत महासागर। एक तरह से मानिएगा तो ये पैंथालासा प्रशांत महासागर का पर्यायवाची है। तो पैंथालासा क्या था, संपूर्ण भूभाग जो ये इसके अलावा बचा हुआ है, भूभाग के अलावा जो बचा हुआ खाली क्षेत्र है, ये सब जल था। अब ये जल वाला क्षेत्र क्या कहलाया, पैंथालासा। अब पैंथालासा जो आज वर्तमान समय प्रशांत महासागर बन गया। ठीक, अब देखिएगा फिर आने वाले समय में क्या हुआ। अब संपूर्ण भूभाग, ये जो संपूर्ण भूभाग है इसको हम बोलते हैं पैंजिया। संपूर्ण भूभाग को क्या बोलते हैं, संपूर्ण भूभाग को पैंजिया बोलते हैं। ठीक, संपूर्ण भूभाग पैंजिया और जल वाला भाग पैंथालासा। अब देखिएगा इसको यदि हम इस प्रकार से समझ लें, ऐसे समझ लें, तो जो ये ऊपर वाला भाग है ये था अंगारा लैंड, यानी कि ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से मानिए, इस प्रकार से ये ऊपर वाला भाग क्या था, फिर से देखिएगा, ये ऊपर वाला भाग था, ये ऊपर वाला भाग था अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग था गोंडवाना लैंड। लेकिन आने वाले समय में जब परिवर्तन हुआ तो यही जो भारत है और ये जो यूरेशिया प्लेट इधर खिसका है और इंडिया वाला प्लेट इधर खिसका है। ठीक, और यहाँ बीच में क्या था, यहाँ टेथिस सागर था। कौन सागर था, टेथिस सागर था। जब इंडिया वाला प्लेट यहाँ गए, हालांकि अफ्रीका महाद्वीप में परिवर्तन कम हुआ और अफ्रीका यहीं का ही रह गया और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा हट करके इधर चला आया यहाँ से, जबकि जो इंडिया ये भारत ऊपर आया और यूरेशिया नीचे घिसका। दोनों जहां मिलते हैं, यहाँ जहां टेथिस सागर था वहां हिमालय पर्वत निकल आया, जो वर्तमान समय में हिमालय है, और इसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जा रहा है। तो यदि इस प्रकार से माना जाए कि विश्व की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह है हिमालय पर्वतमाला। जैसा कि आप यहाँ समझ चुके होंगे, अब इंडिया यहाँ पहुंच चुकी है, यानी कि ये जो आपका भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा को पार करके अब इंडिया कहाँ आ चुकी है, इधर आ चुकी है। अब इंडिया आ चुकी है तो आपका यूपी भी आ चुका है। तो पहले किसका भाग था ये, जैसा कि आप लोगों को बताया गया, पहले ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, दक्षिण में तो था गोंडवाना लैंड का भाग था, लेकिन अब ये ऊपर आ चुका है। तो अब ये ऊपर आ चुका है और यहाँ क्या बन चुका है, आज हिमालय पर्वत। यानी किसकी टकराने से हिमालय पर्वत बना है, यूरेशिया प्लेट और और इंडिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत बन गया। और जहाँ टेथिस सागर था वहां क्या आ गया, हिमालय पर्वत। और ये अलग अलग हो गया जल, और उधर प्रशांत महासागर, और बीच में यहाँ विभाजन होने से क्या बन गया, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ बीच में यह सरकार का अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। ठीक, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर इसको बोलते हैं, अंध महासागर। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे। अब यूपी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, और भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब आप यूपी से समझ चुके होंगे। अब चलिए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो कि इन पर आधारित प्रश्न है। अब देखिएगा, प्रश्न है उत्तर प्रदेश किसका भाग है। अब आपके पास प्रश्न है उत्तर प्रदेश किसका भाग है। ठीक, उत्तर प्रदेश किसका भाग है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जैसा कि आपको बताया गया, गोंडवाना लैंड का भाग है। क्या उत्तर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक, अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न तो इसके बारे में आपको बता दिया गया। हाँ, आगे देखिएगा, आगे है
कंकड़ पत्थर और मोटे बालू युक्त भूमि को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? जैसा किसके पहले बताया गया आप लोग को, किस नाम से जानते हैं? भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जो शिवालिक के तुरंत निचला भाग और उत्तर प्रदेश का जहां सीमा उत्तराखंड से लगती है, एकदम ऊपरी छोर पतली पट्टी के रूप में, पतली पट्टी के रूप में क्या किसका विस्तार है ये? हाँ, ये विस्तार है भाबर क्षेत्र का, जो कैसी मिट्टी है? कंकरेली, पथरीली और बालू युक्त मिट्टी है, जहां कहीं कहीं नदियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक, और इसके तुरंत नीचे वाला भाग कैसा क्षेत्र है? ये तुरंत नीचे वाला भाग तराई या तरी वाला क्षेत्र है, जो धान और गन्ना की खेती के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, विंडम, टांडा, कुशेहरा और खड़ंजा जलप्रपात किस जिले में स्थित हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर जिले में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यह जलप्रपात कहां पर है? मिर्जापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र का कुछ भाग बघेलखंड में सम्मिलित है। बघेलखंड में सम्मिलित है, तो इसके पहले आप लोगों को बताया गया किस जिले के पास? तो आपका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। किस जिले के पास? सोनभद्र जिले के पास बुंदेलखंड का क्षेत्र और बघेलखंड का क्षेत्र आपस में मिल जाते हैं। कहां पर? सोनभद्र जिले के पास में। आगे देखिएगा। हाँ, प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि, कैसी भूमि? नम का मतलब आर्द्र भूमि, सबसे आर्द्र भूमि। हाँ, सबसे सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक, तो आपका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। याद रखिएगा, सोनभद्र में लगभग जो सोनभद्र है उसका 5.08% क्या है? ये आर्द्र भूमि या वेटलैंड वाला क्षेत्र है सोनभद्र का, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सोनभद्र वेटलैंड भूमि का जिला है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रदेश में सबसे कम नम भूमि वाला जिला कौन सा है? सबसे कम, तो अब आपका उत्तर हो जाएगा बागपत और हाथरस। बागपत और हाथरस में सबसे कम वेटलैंड या आर्द्र भूमि या नम भूमि वाला क्षेत्र है। किसमें? बागपत और हाथरस में। तो देखिएगा इसका परसेंट कितना है? इसका परसेंट है 0.18% भूमि, केवल 0.18% भूमि है। अगला प्रश्न देखिएगा। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका, नवीन काप को किस नाम से जाना जाता है? काप माने मृदा, जो नई मिट्टी जहां नदियों का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता रहता है, चाहे जो नदी हो प्रत्येक वर्ष पहुंचता रहता है, तो अपने साथ जो है ह्यूमस पदार्थों को बहा करके लाती है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। तो पुराने को बताया गया बांगर कहलाता है, जहां पानी कभी पहुंचा था, और जहां हर साल पहुंचता है वह मिट्टी क्या कहलाती है? वह मिट्टी खादर कहलाती है। क्या कहलाती है? खादर कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। उत्तर प्रदेश में पठारी और पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 300 मीटर। ठीक, 300 मीटर। पठारी और पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है? 300 है। ठीक, लेकिन एक चीज देखिएगा आप, ये जो है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां कितने मीटर तक ऊंची हैं? 600 मीटर तक ऊंची हैं। 600 मीटर तक कितनी ऊंची हैं? 600 मीटर तक ऊंची है। कहाँ की? मिर्जापुर और सोनभद्र की कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, प्रदेश के तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं? कहाँ की? तराई क्षेत्र की। तो आपको पहले बताया गया कौन कौन सी फसलें हैं? धान और गन्ना, बड़े पैमाने पर, वो भी उत्तम किस्म का धान पैदा होता है यहाँ पर। कौन सा? हाँ, उत्तम किस्म का धान पैदा होता है तराई वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की जमीनें दलदली पाई जाती हैं और जमीन में नमी की मात्रा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की मुख्य फसलें दलहनी और तिलहन है। जो दक्षिणी भूभाग है, जो कि बताया गया आपको, बुंदेलखंड का क्षेत्र 11 जिलों में है लगभग, और बघेलखंड का क्षेत्र सोनभद्र के पास, दोनों मिलते हैं। तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ एक पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ दलहनी फसल और तिलहन की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आगे देखिएगा। प्रदेश में अनालिका अपर्दन से प्रभावित जिला कौन सा है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।